अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह साइंस के नाम कर देते हैं, क्योंकि साइंस में जो कुछ हो रहा है, साइंस में जो कुछ हो रहा है वो बस ऐसा हो रहा है कि दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ जा रही है और क्या क्या हो रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त एक कोटेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से कई जगह पर शेयर की जाती है। आदमी अच्छा खासा ज़बरदस्त आदमी। हाँ, मैंने तो यही सुना है, मेरी मुलाकात नहीं रही उनसे, लेकिन ये कि भाई उनकी जो थ्योरी थी वो E=mc² वाली, उसके ऊपर ही सारी जो दुनिया का जो एक निज़ाम को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त कमाल काम था। लेकिन उनकी एक कोटेशन थी, अच्छा, और वो थी इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। हाँ, ऐसा ही है। ये जो तख़य्युल है, इंसान के सोचने की सलाहियत है, ये इल्म से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इल्म जो है वो तो आप हासिल कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और उस इल्म की बुनियाद पर बहुत सारी इजादात कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है उसकी एक बहुत अहमियत है, वो इल्म हासिल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वह जब तख़य्युल की बात आती है ना, तो वो जो इंसान सोचता है और उसके बाद मुख्तलिफ मसाइल के हल निकालने की तरफ वो कोशिश करता है, वो ख्याल ही तो होगा ना एक जो राइट ब्रदर्स को आया होगा कि चलो अब ये परिंदा उड़ रहा है तो मैं भी उड़कर देखूं। न्यूटन को भी तो ख्याल ही आया था, बिल्कुल, कि सेब नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। तो अब ये जो सोचने वाले जो मामलात हैं, जो ख्याल के तख़य्युल के मामलात हैं, ये बड़े ज़रूरी हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप इदराक होता है आपको कि हाँ मसाइल क्या हैं, मसाइल क्यों हैं और मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए फिर आपका इल्म काम आ जाता है। तो मैंने सोचा ये वाली कोटेशन आज जो है वो शेयर कर दी जाए लोगों के साथ। आलिमों के नाम बिल्कुल। और आलिम जो है वो हर डोमेन के आलिम, जी बिल्कुल, इल्म वाला आलिम कहलाता है भाई, बिल्कुल, ये सिंपल सी उसकी जो है वो लॉजिक है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वकील हो, चाहे सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, आलिम और जालिम ये भी दो मिलते, दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम और ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने जो मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूँगा। तो ये आलिम ठीक है, सही है, लेकिन एंकर भी शामिल कर लें आप उसके अंदर। वो भी अपने आप को, हम भी अपने आप को आलिम ही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आता जाता कुछ नहीं होता, लेकिन बस पोज ऐसे करते हैं जैसे सब आता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इसको जो है वो अपने ऊपर ना ले लेके, ये हमारे ना हो जाना आप। हाँ, मजाक भी कोई चीज होती है, कोई सेंस ऑफ नहीं। अगर मैं सीरियस कह रहा हूँ अपने बारे में तो फिर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए ना। वैसे भी वो जो है वो आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है कि सहाफ़ी जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, और सहाफ़ी जो है वो अगर कुछ सहाफ़ी की एक स्टोरी करेंगे ना शेयर, हम शेयर करेंगे आपके साथ नाज़रीन। आज़ादी सहाफ़त की स्टोरी शेयर करेंगे, और उस मुल्क से आई है जो अलमबरदार है, अलमबरदार बनता है, बिल्कुल अलमबरदार बनता है। बताएंगे पूरी बात बताएंगे आज। तो ये मामला हो गया। अब हम चलते हैं जी अपनी स्टोरीज की तरफ, और वेदर की सूरत हाल आपको बाद में बताएंगे। तो आप बताएं। तो स्टोरी भाई साइंस की स्टोरी है ना। अच्छा, वो साइंस की स्टोरी है, उसी से मुझे ख्याल आया। और वो जो स्टोरी है वो बुनियादी तौर पर यह है कि इंसानी जिस्म में जानवर के आज़ा की पहली कामयाब पेवंदकारी के बाद इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत हासिल हो गई है कि मुस्तकबिल में इंसानों को जानवरों के आज़ा लगाना मुमकिन हो जाएगा। अमेरिका में ये काम हुआ है, पहली बार इंसानी जिस्म में एक सुअर का गुर्दा ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल हुई है। क्या हुआ? किसका गुर्दा? एक सुअर का गुर्दा। अच्छा, ये क्या आप चाह रही हैं कि मैं इस तरह करूं कि ये इस तरह जो होता है 40 दिन तक अब मेरी ज़बान नापाक रहेगी? और क्या? ये एक इंतहाई मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पर लोगों की कि ये हमने इस जानवर का नाम नहीं लेना। टीवी पर एक मतलब बड़े बाशऊर लोगों को ये कहते सुना है कि वो आप जिस जानवर को जिसको के हराम करार दिया, आप जानते हैं ना, मैं भी जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका अपनी जबान से, उस जानवर का नाम लेना हराम करार नहीं दिया गया है। कुरान को अगर आप पढ़ें तो उसमें उसका गोश्त खाना हराम करार दिया गया है। जिक्र यानी कि कुरान में भी है, तो कुरान में भी है, नाम लिखा हुआ है ना कि भाई तो आप पढ़ेंगे तो पूरी आयत को पढ़ेंगे ना। बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप उस आयत को पढ़ेंगे तो वो दरमियान में नाम ना पढ़े। अल्लाह ताला जब बता रहे होते हैं कोई बात तो वो प्रॉपरली बिल्कुल जिसे कहते हैं वाजे कर देते हैं ना कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है, तो उसमें ये नाम दिया गया है। अब उसको खाना जो है वो से मना किया गया है। बाकी जो साइंसी काम कर रहे हैं ये साइंसदान तो खैर उसको अपनी तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अब लोगों की जान बचेगी अगर ये कामयाब हो जाता है। ये हलाल है हराम है ये तो उलमा जाने, फतवे जाने, मैं तो खबर शेयर कर रहा हूँ कि भाई बुनियादी तौर पर ये काम हुआ साइंस ही एक ये। और अगर इनके सुअर का लगा दिया गया है तो फिर बाकी जानवरों के साथ भी इस किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है?
मतलब साइंस कहाँ चली गई है, तो ये भी हो सकता है। दूसरे जानवरों के आसार लगाने भी मुमकिन हो जाएगा। अच्छा, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन हेल्थ में होने वाले एक गैर मामूली ऑपरेशन था। उसकी टीम के सरबराह थे डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। वो कहते हैं कि जानवर के गुर्दे को इंसानी जिस्म ने कबूल किया और दिफाई निज़ाम ने मुजाहिमत भी नहीं की। और उन्होंने ये कहा कि जिस मरीज़ को जानवर का गुर्दा लगाया गया था उसका जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो भी सही तरीके से काम किया उसने। वो इंसान के जिस्म से जो पानी का अखराज होता है वो भी बिल्कुल सही तरीके से हुआ। तो ये इसकी कामयाबी की वाज़ेह अलामत है। और जीनियाती इंजीनियरिंग से ये तैयार करता ये सूअर का एक गुर्दा था, क्योंकि वो गुर्दा लिया गया, उसके अंदर थोड़ी सी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई और उसके बाद एक दिमागी लिहाज से मुर्दा करार दिए गए मरीज़ में ये ट्रांसप्लांट किया गया। और ये जेनेटिक इसके अंदर जो चेंजेस थी वो लाई गई ज़रूरी थी ताकि इंसानी जिस्म जो है वो गुर्दे को फौरी तौर पर मुस्तरद ना कर ले, जी एक्सेप्ट कर ले। तो ये देखें, ये पहला कामयाब तजर्बा है इस लिहाज से जो हुआ है। और उसके मुताबिक अब ये, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अमेरिका में 1 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो आज़ा के अतियात के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज़ा के एहतियात के मुंतज़िर हैं। और उसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी बॉडी उस जो उज़्व आपको लग रहा है वो एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट ना कर ले। ये भी एक बड़ा तशवीशनाक मरहला होता है। डॉक्टर्स लगा तो देते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो ये देखते हैं कुछ टाइम तक कि भाई एक्सेप्टेबिलिटी हुई या नहीं हुई। बिल्कुल, तो ये साइंसी बात मैंने सोचा। समझ तो आप गए होंगे हमारा पैगाम के हर चीज़ को फौरन रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना किया। तहकीक थोड़ा सोच लें, पढ़ लें, जरा पूछ लें किसी से, अगर हमें नहीं पता किसी और से पूछ लें, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, और हमारे यहाँ पर जो हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बड़ी तहकीक करके बहुत सारे जो है वो काम करते हैं और फैसले करते हैं और उस हवाले से तमाम जांच पड़ताल करने के बाद वो कोई फतवे देते हैं। ऐसे ही नहीं वो बस हवा में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और उसमें भी यार गलती हर इंसान से होती है। ओपन टू डिबेट हो और ओपन टू करेक्शन हो। हमारे यहाँ कुछ लोग ओपन टू करेक्शन भी नहीं होते। अगर आप उनको जरा वो करेक्ट कर दें तो वो भी एक मसला आजकल ट्विटर पे चल रहा था। एनीवे, सियालकोट की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। साइंस की तो आपने बात की है, साइंस में लोगों ने और भी बड़ा कुछ सीख लिया है। और एक है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइंस। और उसमें लोगों ने जो कमाल महारत हासिल कर ली है, अब लोगों को पड़ गया खौफ। सियालकोट में हैकर्स ने ATM हैक कर लिया है और 28 लाख रुपए जो हैं वो चुरा लिए हैं। जी बिल्कुल, वाकया की CCTV जो वीडियो है वो मौजूद है, पुलिस ने हासिल कर ली थी वो वीडियो। थाना मुरादपुर जो है उसमें पुलिस के मुताबिक बैंक इंतजामिया ने बताया था कि 16 अक्टूबर को बैंक के अमले ने ATM में 50 लाख रुपए डाले थे। ठीक है। 17 अक्टूबर यानी कि इतवार के दिन जो है छुट्टी के बाद अगले दिन अक्टूबर को जब चेक किया गया, 18 अक्टूबर को जब चेक किया गया तो 28 लाख रुपए कम थे। बैंक मैनेजर की जानिब से ये दी गई दरखास्त थी कि और उसके मुताबिक ये कहा गया कि तहकीकात में पता चला है कि वारदात जो है वो 17 अक्टूबर को यानी कि इतवार के दिन हुई थी, दोपहर में। और 3 मुल्ज़िमान जो हैं उन्होंने इंटरनेट की मदद से ATM को पहले हैक किया था और फिर 28 लाख रुपए जो है उससे निकाल लिए थे। CCTV फुटेज में आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपने चेहरे वगैरह हैं उसको छुपाने के लिए पहले उन्होंने CCTV कैमरे पर स्प्रे किया है और एक उनका जो साथी था वो ATM के बाहर खड़ा हुआ था और मुल्ज़िमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बेसिकली कैमरों पर स्प्रे किया। ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं ये सारी उस ATM के अंदर की कार्रवाई है जो ये कर रहे हैं। और साइबर क्राइम की मदद से अब मदद मांग ली है और रिपोर्ट जो है वो FIA को अरसाल कर दी है। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन 28 जो लाख है ना वो तो गए। जबरदस्त। ये मतलब ये देखें, पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है साइंस का और नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। उसी साइंस से आप लोगों का इलाज भी कर सकते हैं और उसी साइंस से आप बम भी बना सकते हैं। तो अब ये आप सोच लें, क्योंकि हर तरह के लोगों में अच्छे बुरे तो होते हैं ना। अच्छे साइंस का इस्तेमाल करने वाले भी होंगे, बुरे साइंस का इस्तेमाल करने वाले वो देखें उन्होंने कैमरे पे स्प्रे कर दिया। जी बिल्कुल। तो जैसे अच्छा डॉक्टर होता है, बुरा डॉक्टर होता है, अच्छा कारपेंटर होता है, बुरा कारपेंटर होता है, अच्छा ड्राइवर होता है, बुरा ड्राइवर होता है, अच्छा एंकर होता है, बुरा एंकर होता है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से एंकर और बुरा एंकर या अच्छा एंकर और बुरे एंकर। हाँ ठीक है, सही है। मतलब कोई भी हो सकता है, मजाक करें नाज़रीन। लेकिन आज एंकरों ने हड़ताल कर देनी हमारे खिलाफ, शिफा है ना जी। बार-बार इस तरह की बातें ना क्या करें। कौन खड़ा होगा वैसे, मतलब मैं ये बार-बार एंकरों को आज प्रोग्राम में आप लेकर आ रही हैं खुद जानबूझकर। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मैं तो पोर्ट कासिम हम कवर करके आए थे, मैं उन एंकर्स की बात कर रही हूँ। अच्छा एंकर जो अच्छे तरीके से शिप को रोक सके और बुरा एंकर जिससे कि शिप आगे निकल जाए, मैं वो कह रही थी। दरअसल बात ये कर रही थी। तो बहरहाल आप छोड़ें, मैं आपको एक और खबर बताता हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है, आपने लोगों को देखा होता है वो रास्ते में चलते हुए बिल्कुल बेनियाज होते हैं ना, मोबाइल में देख रहे होते हैं या वो गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं। भारत में एक दफा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था? बहुत ही बुरा हुआ था। क्या हुआ था? खैर मैं तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करी थी। हम दरअसल स्कूल की लाइन बना के जा रहे थे सुबह सुबह, पता नहीं किस जगह हमें ले जाया जा रहा था। स्कूल के साथ हमारी एक एक्टिविटी का एक कैंपस टाइप चीज थी, तो उधर हमें ले जा रहे थे किसी काम के लिए सुबह सुबह। तो एक बड़ी खूबसूरत सी मैंने एक गाड़ी देखी और वो ना चलते चलते अच्छा लाइन में मेरे आगे जो बच्चे थे वो शायद राइट पे हो गए, आगे मेरी खंबे से टक्कर हो गई। तो ये हुआ था नाज़रीन, ये आप देखें, ये आपको। और मैं बाकायदा ऐसे देख के सड़क को जा रही थी, मुझे लगा कि आगे लाइन चल रही है सारी, तो कोई बता ही देगा। दोस्त नहीं होते नाज़रीन।
वो बचाते नहीं है। ऐसी एक महंगी गाड़ी के चक्कर में जो है ना वो आपने अपने आप को उन सब लोगों से बेगाना कर लिया था, तो फिर क्यों बचाते वो लोग? बस मैं क्यों फॉलो कर रही थी और मैं इतना अंधाधुंध क्यों फॉलो कर रही थी कि मुझे लगा कि भाई सीधे ही जा रहे होंगे और कहाँ जाना है, फुटपाथ पे चल रहे थे हम। ये बस ये मगन होना होता है इंसान का, आपको इर्द गिर्द से जरा होशियार रहना चाहिए। टक्कर आज भी याद है, सावधान रहिए, सावधान रहिए। तो ये खातून जो थी ये भारत की थी, ये सावधान नहीं रही। मोबाइल फोन में ये इतनी मगन थी कि सामने आने वाले गटर का नहीं पता और वो गोद में मौजूद बच्चे समेत उसमें जा गिरी। ये देखिए आप। अच्छा, इसके आगे ना वो एक बोर्ड भी लगाया हुआ है उन्होंने, बड़ा बैनर टाइप चीज लगाई हुई है। अब ये ऐसे आई और ये अल्लाह अकबर, अब ये इनको जाहिर है लगा भी होगा, बच्चा भी था बेचारा इनके साथ, शीरखार बच्चा था, गोद में उठाए, मोबाइल फोन कान पर लगाए हुए चली जा रही हैं और खुले गटर को इन्होंने देखा नहीं, वो बोर्ड को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया और बस बच्चे समेत ये। हरियाणा में ये वाकया पेश आया, शहर फरीदाबाद का शहर है, और उसके बाद फिर लोग आए, उन्होंने बचाया बच्चे को भी और बच्चा महफूज रहे। लेकिन ये कि फिर भी ये एक तशवीशनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है वाकई। ये भी स्कूल में ना कहीं ऐसा हुआ होगा इनके साथ, स्कूल में ये टूर पे जाते हुए किसी खंभे से टकराई होगी। आज भी मुझे याद है वो टक्कर ऐसी लगी थी कि बस उसके बाद कितने दिन तक मेरे कानों में घंटे बज रहे थे, टांग टांग आवाजें आ रही थी मुझे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपको जरा थोड़ी देर बर्तानिया भी लेके चलते हैं। बर्तानिया में हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उन्होंने छड़ी पकड़ी हुई थी और लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। पहली मर्तबा उन्होंने एक्साइटेड नहीं हो गए थे, टेंस हो गए थे। टेंस भी हो गए थे थोड़े, खुशी में इस्तेमाल होता है शायद मेरे ख्याल में। मतलब वो इंट्रीग हो गए थे बेसिकली कि इन्होंने तो और मुश्किल लफ्ज ले आओ, एक्साइटेड और मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी अंग्रेजी, वो इंट्रीग हो गए। यानी कि उनको तजस्सुस हो गया था, तजस्सुस हो गया था। नाजरीन, उर्दू भी उतनी अच्छी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो तजस्सुस हो गया था कि उन्होंने क्यों छड़ी पकड़ी हुई है। तो अब खबर ये आई है कि मलका बरतानिया जो है एलिजाबेथ, उनकी तबीयत नासाज है। अच्छा। और जिसके बाद उनका जो एक तयशुदा शुमाली आयरलैंड का दौरा भी था वो भी मनसूख हो गया है। 95 साल उम्र है इनकी और आइंदा चंद दिनों के लिए इनको आराम करने का जो तिब्बी मशवरा है वो इन्होंने हिचकिचाहट के साथ ना चाहते हुए कबूल कर लिया है। बकिंगम पैलेस की जानिब से ये कहा गया है कि मलका बरतानिया शुमाली आयरलैंड का जो दौरा था वो नहीं कर सकेंगी और उस पर बड़ी मायूस भी हैं, जहां उन्होंने कई तयशुदा मसरूफियात में शिरकत करनी थी। पैलेस से जारी जो बयान है उसमें यह भी कहा गया है कि मलका बरतानिया ने शुमाली आयरलैंड के अवाम के लिए बड़ी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया है, बड़ी दुआएं उन्होंने दी हैं उनको। लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि शुमाली आयरलैंड के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को सरहदी जो शहर है वहाँ पर तकरीब मुनक्किद होनी थी जिसमें कि मलका साहिबा ने शिरकत करनी थी, तो अब वो नहीं कर सकेंगी। विंडसर कासल में, विंडसर कासल में जो है वो इस वक्त आराम कर रही हैं। तो ये उनकी ताज़ा तरीन खबर थी, हमने सोचा कि हम आपको बता दें। जी, मलका की रिपोर्ट के साथ फिर हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ट्रायथलॉन 3 खेलों का ये मजमुआ है और इस खेल में खिलाड़ी को मखसूस वक्त में पहले तैराकी करनी होती है, फिर साइकिलिंग करनी होती है और फिर दौड़ के जरिए मतलूबा फासला तय करना होता है। पंजाब के शहर बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन 2021 मुकाबलों का इनेकाद हुआ जिसमें 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 मीटर दौड़ का मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में मुल्क भर से 552 ट्रायथलीट्स ने हिस्सा लिया। ट्रायथलीट सुहेल आमिर ने ओपन कैटेगरी मुकाबले में 1 घंटा 15 मिनट में ये मुकाबला मुकम्मल किया और तलाई तमगा जीता। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने बड़ा ज़बरदस्त ये मुकाबला जीता। पहले तो ज़रा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये ट्रायथलॉन जो रेस होती है इसके बारे में जो मैंने बताया है क्या वो सही है या नहीं है, मजीद थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें, क्या इसके रूल्स होते हैं? सबसे तो पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ ISPR का और DHA वालों का जिन्होंने ये बहुत बड़ा इवेंट करवाया है और ये पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा हो रहा है इवेंट। लास्ट ईयर भी हुआ था 2020 में, तो अभी भी ये हुआ है। तो ये सर इस तरह का इवेंट है कि इसको आयरन मैन का लक़ब दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले 300 मीटर स्विमिंग करनी होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ ही होती है। तो उसके बाद स्विमिंग फिनिश करके तो फ़ौरन ही साइकिल पकड़नी होती है, अपनी 20 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। उसके बाद जब 20 किलोमीटर का फासला क्लियर हो जाता है उसके बाद 10 किलोमीटर हमें क्रॉस कंट्री करनी होती है जी, 10 किलोमीटर। तो उस रनिंग में जाके जो है रेस की जो है ना फिनिश होती है, खत्म होती है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने हिस्सा लिया तो आप पहले से स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ता हैं? जी सर, मैं सर
2010-11 से स्कूल लेवल पे जो है ना मुझे शौक लगा था स्पोर्ट्स का। तो बेसिकली मैं एथलीट्स हूँ, तो इसी तरह मैं आगे बढ़ता गया तहसील लेवल पे, ज़िले लेवल पे, आगे पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो मैंने जूनियर रिकॉर्ड भी किए हैं। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान सीनियर टीम में आ गया। उसके बाद फिर मैं 2016 से जो मौजूदा पाकिस्तान टीम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मौजूदा भी अब तक मैं जो है ना माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और इंटरनेशनल जो है गैर मुल्की सतह पे भी टूर कर चुका हूँ, और 5 and 10,000 मीटर का जो है ना मैं चैंपियन। क्या बात है, जबरदस्त। ये बताएं, अब जाहिर है ये ट्रायथलॉन में आप तीनों ही खेलों के माहिर होंगे, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन तीनों में से कौन सी गेम में है? अच्छा, अगर इस बात को देखें तो ये जो इसमें प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे, ठीक है, प्रोफेशनल स्विमर थे, मैं प्रोफेशनल जो है ना रनर हूँ, ठीक है। अच्छा। तो ये पाकिस्तान में दूसरी दफा हो रहा है, तो इस चीज का पहले किसी को नहीं पता था, ये दूसरी दफा हो रहा है पाकिस्तान में। तो मैं ये देख रहा था कि ये इवेंट है ना मेरा इवेंट है, ना साइकिलिस्ट का इवेंट है, ना स्विमर का इवेंट है। अब कंपटीशन है स्विमिंग का और साइकिल वाले का और रनिंग वाले का। अब देखते हैं कि जीतता कौन है, क्योंकि ना उसका इवेंट है ना मेरा इवेंट है। तो जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की तो मैं जो है ना स्विमिंग में 6-7वें नंबर पे निकला हूँ स्विमिंग में। उसके बाद मैंने साइकिल स्टार्ट की, तो साइकिल में मैं 22वें नंबर पे आया हूँ। ओए होए, 22वें नंबर पे। तो जब रनिंग स्टार्ट हुई थी ना, फिर मुझे अपनी रनिंग पे मान था कि जो है ना मुझे अपनी रनिंग पे यकीन था। मैंने फिर रनिंग में जाके ना उन लोगों को पकड़ा जो आगे एथलीट जा रहे थे, मेरे 22 लोग जा रहे थे, तकरीबन मुझसे 3 किलोमीटर के फासले पे थे वो आगे। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनको मैंने जाके क्लियर किया आगे। तो आपके तो घर वाले आपसे हमेशा ये कहते होंगे, बेटा जाओ ये सामान दौड़ के ले आओ। जी बिल्कुल, कहते तो वैसे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को पता है या मुझे पता है कि हम मैं 3 बजे 2:30 बजे उठता हूँ, रात को लोग सोए होते हैं, तो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। जाहिर सी बात है, मैंने ये चीज़ मैं वहीं पे बैठा हुआ था कंपटीशन से पहले, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह सब लोगों ने मेहनत की है, ठीक है, तो जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको उसका फल जरूर मिलेगा। तो अब देखते हैं कि किसने ज्यादा मेहनत की है, स्विमर ने की है, साइकिलिस्ट ने। तो आपकी जरा ट्रेनिंग का तो शेड्यूल बताएं ना हमें कि कैसे आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं? सर अगर ट्रेनिंग पे आए तो ट्रेनिंग में जो है ना रोजाना की बुनियाद पे मैं 25 से 30 किलोमीटर जो है ना मैं रनिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है, 25-30 किलोमीटर जी। उसमें मुख्तलिफ शेड्यूल है, जिसमें स्पीड वर्क आ जाता है, इंडोरेंस आ जाती है, अप हिल डाउन आ जाती हैं, मुख्तलिफ रुकावटें आ जाती है, रोड पे रनिंग आ जाती है, ग्रास पे रनिंग आ जाती है। तो मेरे गांव के साथ एक नहर आती है, बहुत बड़ी नहर है LBDC। तो मैं बेसिकली जो है ना वहीं पे रनिंग करता हूँ, और मेरे घर के साथ ना ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, प्राइमरी स्कूल का, जिसमें मैं जो है ना ट्रेनिंग करता हूँ। इस लेवल पे मैं पहुंचा हूँ इस स्कूल के जो है ना इस ग्राउंड में ट्रेनिंग कर। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आपके घर में बाकी भी कोई एथलीट हैं, या आपके बाकी दोस्तों के सर्कल के में कितने मतलब एथलीट हैं, और उनकी कौन कौन सी एक्सपर्टीज हैं गेम्स में? देखें, जो मेरे छोटे भाई है ना, मैंने उनको इस चीज में लगाया हुआ है। जो छोटा मेरा भाई है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना उसको मैंने स्पोर्ट्स में लगाया है। वो HEC की टीम में एथलेटिक्स भी करता है, रग्बी भी खेलता है, फुटबॉल भी करता है। वाह वाह। उसके अलावा जो है ना वो कहते हैं कि वो तैराकी या कश्ती रानी उसका इवेंट भी करता है। और जो उससे छोटा भाई है वो बहुत अच्छा फुटबॉलर है, इलाके में उसका एक नाम है, स्टैंडर है। जो उससे छोटा भाई है मेरा, हम 4 भाई हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फुटबॉलर भी है, क्रिकेटर भी है। तो जो मेरी वाइफ खुद इंटरनेशनल प्लेयर है, वो खुद भी जो है ना इंटरनेशनल है, नेशनल चैंपियन है। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, तो सारा पूरा फैमिली एथलीट्स है भाई। तो ये तो आप ये हमें पहले पता होता तो हम आपका और आपकी बेगम साहिबा का, हमारी भाभी जो है उनका हम साथ इंटरव्यू करते। तो ये तो गलत हो गया, अगली दफ़ा आप जो है वो उनके साथ इंटरव्यू करवाइएगा, वो असल बताएंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन है, वो या आप। तो
वो अपने हिसाब से वो वमेन में है, मैं मैन में हूँ। ठीक है, अब देखें औरत का और मर्द का तो कंपटीशन नहीं है ना। फिजिकली तो जाहिर है वो फर्क है, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने उनको भी इनकरेज किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, और ये बात वाकई आपके लिए जो हमारे जो है बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करने वाली बात है ये। अच्छा ये बताएं फाइनली कि इंटरनेशनली मुकाबलों में अब आपका आगे का क्या प्लान है? इंटरनेशनली आपने इस स्किल को, अपने स्पोर्ट्स को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे जूनियर हैं या मेरे इलाके के बच्चे हैं, स्कूल लेवल पे हैं, उनको मैं इस तरफ लगा रहा हूँ। और कुछ ज़्यादातर ना ये गरीब तबका होता है, मैं खुद भी गरीब घराने से हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ या मेरी ये वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ। तकरीबन 35-40 मेरे स्टूडेंट हैं, और बाकी जो काफ़ी लड़कों को मैंने जो है ना आर्मी में भेजा है, रेलवे में भेजा है, वापडा में भेजा है, यानी कि उनको डिपार्ट्स में भेजा है कि वो गेम करें, बुरी चीज़ों से बचें और जो है ना अपने इलाके का नाम रोशन करें, और जो है ना अपनी उनकी रोजी लग जाए, अपना वो मुस्तकबिल संवार सके। क्या बात है। और बाकी आप बात कर रहे थे जी फ्यूचर की, बाकी आप बात कर रहे थे फ्यूचर की कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान में 3 से 4 दफ़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है पेसेज मिनी मैराथन में, यानी कि ऑल वर्ल्ड मिलिट्री का। उसमें 3200 मीटर जो है ना 3 किलोमीटर की रनिंग में रेस, क्रॉस कंट्री, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो हुई थी रेस पाकिस्तान में, लाहौर में मैंने 2 दफ़ा विन की है। इस्लामाबाद डैशर्स जो हुई थी एम्बेसी में 2016 में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो है ना डिपार्टमेंट्स, वापडा की तरफ से बेसिकली मैं खेलता हूँ, वापडा की तरफ से, तो मैंने वापडा को बहुत ज़्यादा मेडल दिए हैं। मैं पहला बंदा हूँ कि जिसने लॉन्ग रनिंग में, पहले ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जिसने इतने पाकिस्तान को जो है ना वापडा को लॉन्ग रनिंग में मेडल दिए हो। मैं पहला बंदा हूँ, फर्स्ट बंदा हूँ जिसने सबसे ज़्यादा जो है वापडा को लॉन्ग रनिंग में मेडल दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। सोहेल साहब, हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरीके से मेडल्स जीतते रहें और पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी तौर पर मशहूर करें, क्योंकि हम ज़ाहिर है क्रिकेट की तो बात हमेशा करते ही हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है और ज़ाहिर है सब लोग वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि जो ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनको लेकर आएँ सामने और उनसे बात कराएं लोगों की। और ये गेम भी बड़ी इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त गेम है वाकई, माशाल्लाह क्या खेलते हैं और क्या जीतते हैं, कमाल है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। बलूचिस्तान असेंबली के कल के इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल खान आलियानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी 25 अक्टूबर को होगी। 65 अरकान पर मुश्तमिल बलूचिस्तान असेंबली के 33 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिमायत की है। अब ऐसा क्यों हुआ और नंबर गेम कहाँ तक जो है वो हुकूमत के हक में नज़र आएगी, हमें बात करते हैं इसी पर। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बड़ी क्रूशल वहाँ पर सूरत हाल एक नमूदार हुई है और पिछले 1 माह से यही रस्साकशी जारी है। बताएं सर, किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं नंबर गेम को ज़रा? नंबर गेम जो है हमारे हक में है, अक्सरियत हमारे साथ है और अपोजिशन वालों ने रॉन्ग नंबर डायल किया है और ये इनका जो करारदाद है इसको शिकस्त फाश होगी, डिफीट हो जाएगा। और 25 अक्टूबर को अभी इस पर वोटिंग होना बाकी है और 25 अक्टूबर को अपना जो मेजॉरिटी है वो हम साबित कर देंगे और इनके पास मेजॉरिटी नहीं है और इनका जो करारदाद है वो डिफीट हो जाएगा। तो आपके पास कितने नंबर हैं सर? कितने लोग हैं आपके साथ? मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन अगर नंबर्स जो हैं वो देखें ना, अब कल अगर 33 अरकान की हिमायत हासिल थी तहरीक अदम एतमाद पेश करने में, तो 33 का नंबर जो है वो तो बड़ा अहम नंबर है, वो लोग हिमायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो 33 लोग वहाँ पर मौजूद हैं।
और उनके तो 4 आए भी नहीं। 33 लोग जो है 25 अक्टूबर को मौजूद हो, 33 लोग 25 को मौजूद हो तो उनकी करारदाद कामयाब है। 33 जब 23 हो जाते हैं या 24 तो फिर ये डिफीट होगा, 32 भी होगा तो ये डिफीट होगा। कल इस पे तो वोटिंग थी ही नहीं। जैसे एक जलसा मुनक्किद होता है उसमें लोग आते हैं 1 लाख और फिर इलेक्शन वाले दिन जो है कैंडिडेट के 5000 वोट निकल आते हैं। मैटर करता है इलेक्शन का डे। उस दिन जो है एक मखसूस साइकी होती है, एक मखसूस मिजाज होता है और बड़े संजीदगी के साथ जाके वोट डाला जाता है। और बाकी जो आप बता रहे हैं कि कुछ अराकीन नहीं आए, वो हमारे सपोर्ट में भी हो सकते थे। तब आप क्या कहेंगे? तो गुजारिश ये है कि कल सिर्फ 13 अराकीन की मौजूदगी ज़रूरी थी और कल सारे वो दोस्त आ गए और हम भी, हमारे जो दोस्त हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी असेंबली इजलास में चले गए। तो ये जो 33 का नंबर है ये 25 तक बरकरार रहे तो क्या बात है। ये बरकरार बताऊं कि ना रखने नाराज दोस्त हैं उनको इंशाल्लाह मना लेंगे और मंडे को जो है सिर्फ पीडीएम वाले जो है आपस में एक दूसरे को दुआएं दे रहे होंगे, एक दूसरे को देख देख के वो करारदाद एतमाद अदम एतमाद एक दूसरे पे करते होंगे। अपोजिशन के अलावा इंशाल्लाह कोई वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बचेगा। एक आध शायद मजीद हो, बाकी जो तमाम स्ट्रेंथ हमारे साथ है। और हम शुरू से कह रहे हैं और बिल्कुल प्रीफाइशाई है, चीज़ें क्लियर है। चले आप लेकिन सर पहले तो आप लोग ये भी कह रहे थे कि ये करारदाद पेश ही नहीं होगी, तो पेश ना होने से पेश तो हो गई। हमारे 32 में सिर्फ कोalition पार्टनर, इसको तो पेश नहीं होना चाहिए था ना। पहले तो आप लोग ये कह रहे थे कि ये करारदाद पेश ही नहीं हो पाएगी, अब ये पेश तो हो गई है, तो ये पहला मरहला यूं कह लीजिए कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्रूशल हो गया ना। नहीं, पेश तो होना था। देखिए सिर्फ 13 अराकीन 65 क्या उसमें चाहिए थे, वो तो सिर्फ अपोजिशन के साथ थे। अच्छा। और जो सिग्नेटरीज थे वो 14 थे, 14 में तो 5 नहीं आए और पीछे रह गए सिर्फ 9 सिग्नेटरीज। इसका मतलब है वहाँ से जो नाराज अराकीन है वो भी मानना शुरू हो जाएंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। और रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन के पास अगर स्ट्रेंथ होती, नंबर गेम उनके पास उनके फेवर में होता, तो पिछले महीने सबसे पहले करारदाद तो अपोजिशन वालों ने सबमिट की थी। अपने करारदाद से जो वो पीछे हट गए और हमारे दोस्तों को वरगला के इंस्टिगेट करके प्रोवोक करके उन्हें आगे लगा दिया और उन्होंने कहा कि आप करारदाद जमा करा दें। तो अपने ऊपर एहतमाद होता अपोजिशन को, तो हमारे दोस्तों को आगे ना लगाते, उनके कंधों पे बंदूक ना चलाते। सही है, लेकिन सर अपोजिशन को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। कल आपने देखा नो कॉन्फिडेंस के लिए ऐसा ही है, 65 में से 33 चाहिए नो कॉन्फिडेंस के लिए 25 अक्टूबर को। जी 25 को बिल्कुल 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को अगर 33 25 को अगर 33 लोग वो अपना साबित कर लेते हैं तो बिल्कुल उनकी जो ये रेजोल्यूशन है वो कामयाब हो जाएगी। जो आपके हक लेकिन में ऐसा वो असेंबली में आके बताएंगे कि वो आपके हक में है या नहीं आके बताएंगे कि आपके हक में है। चूंकि वो करारदाद है असेंबली में कल भी हमारे जाना कोई ज़रूरी नहीं था। वज़ीर आला साहब ने 1 घंटा कबल अपने दोस्तों के साथ मुशावरत से उन्होंने कहा हम चलते हैं, अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। उस दिन बर्डन उनके कंधों पे है, चूंकि करारदाद उन्होंने पेश किया है तो बर्डन और मेजॉरिटी साबित करना, वो एफर्ट करना, वो उनकी जिम्मेदारी है। हमने जाके असेंबली में बैठना है, तो हमारे सारे दोस्त भी हमारे साथ हो सकते हैं, कुछ अगर ना भी हुए, लेकिन तो सर ये जो नाराज लोग हैं कि जो नंबर है उन्होंने साबित करना है। जो ये नाराज लोग हैं इनका मसला क्या है, मान क्यों नहीं रहे? आप लोगों की ज़ाहिर मुलाकातें तो हो रही हैं, कौन सा ऐसा इशू है जो अटका हुआ है? बर्फ पिघल चुकी है, कुछ दोस्त मान गए और कुछ बाकी मानेंगे। एक आध ऐसे दोस्त हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर वो बैठ गए और अपने एक्सट्रीम पोजीशन को नहीं छोड़ रहे, नाराजगी को उन्होंने जिद की शक्ल दे दी है, तो उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे। हमारा तो फर्म कमिटमेंट है कि आखिरी नाराज दोस्त के मनाने तक उनको मनाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी रहेगा। और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट तरीन सिनेरियो अगर हम बात करें कि चले वो करारदाद अगर पूरी हो जाती है, मंजूर हो जाती है, वज़ीर आला साहब जो हैं वो जाम कमाल साहब नहीं रहते, तो फिर होगा क्या? ये बाप की तरफ से ही कोई नॉमिनेट होगा या फिर अपोजिशन की तरफ से कोई नॉमिनेट होगा? ये होगा क्या फिर, कौन आएगा? देखिए वो वर्स्ट सिनेरियो तो इंशाल्लाह 2 सालों में नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ही बरकरार रहेंगे।
फिर भी जो आपने सवाल पूछा है, ये एक टेक्निकल सवाल है कि अभी तक उन्होंने उस वर्स्ट सिनेरियो में भी अपने सीएम के कैंडिडेट को फाइनलाइज नहीं किया और इस पे कंफ्यूजन के शिकार है और बता ये रहे हैं कि बाप पार्टी ही का कोई कैंडिडेट होगा और अपोजिशन उसको सपोर्ट करेगी। अब उस पे मैं 2 हफ्तों से एक सवाल उठा रहा हूं, कल कमर जमान कायरा साहब ने भी ये सवाल उठा लिया कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर इलेक्ट हो रहे थे तो बाप पार्टी के कुछ सेनेटर्स ने जब उसे वोट दिया तो उस पादाश में पीडीएम ने गिलानी पीपल्स पार्टी को नोटिस दे दिया और बाद पीडीएम से उसको फारिग कर दिया। तो ये सवाल 2 हफ्ते से मैं उठा रहा हूं, कल कमर जमान कायरा साहब ने भी सवाल उठा दिया। तो सवाल ये है कि पीडीएम जो बलूचिस्तान असेंबली में बैठी हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, अख्तर मेंगल साहब की है, एक इकलौता मेंबर अचकज़ई साहब का भी इसमें है, तो ये सारे लोग बाप पार्टी के सीएम के कैंडिडेट को वोट कैसे देंगे? अगर वोट दे देते हैं तो फिर पीडीएम से ये सारी जमातें फारिग हो जाएंगे, पीछे सिर्फ नून लीग ही रह जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी को किस बात की सजा दी गई है, उसको फिर वापस लाया जाए। तो ये मुनाफकत का शिकार है, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ ये तकारीर करते हैं, पीटीआई और उसके कोalition पार्टनर्स के खिलाफ साजिशें करते हैं, चिंगारियां लगाते हैं, उसका इतराफ़ भी इन्होंने किया है, साजिश करते हैं, लेकिन साजिश के अगेंस्ट उस साजिश के जो तय में जो इनका मिजाज है वो आप देखें कि उसमें न उसूल है न जमहूरियत है। बस इन्होंने कोई वजीर आला अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे पड़ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, और जब उसूल और जमहूरियत की बात आ जाती है वहां पर ये अंधे पड़ जाते हैं, वहां पर चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, वहां पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं और वहां पर किसी का बात नहीं सुनते। और अंजाम कार यही होता है कि हर साजिश इनकी नाकाम होती आई है और ये 25 अक्टूबर की जो साजिश है ये भी नाकाम होगा और इंशाअल्लाह पीडीएम वालों को रुसवाई और जिल्लत के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किसकी मुनाफकत किसकी जमहूरियत, ये फैसला अब ये 25 तारीख को फैसला होगा ना, और यही सियासत है पाकिस्तान की, जहां कोई एक चीज चल जाती है तो वो क्योंकि बात वो उनकी बड़ी टेक्निकल बात है कि अगर जो ये वजीर आला हट गए तो फिर नया वजीर आला क्या अपोजिशन से होगा या बात से होगा। करारदाद पेश की है उन्होंने भी अभी तक नाम पे कोई गौर नहीं किया। ये मतलब ये कुछ इसका मतलब है ये सेटल हो ही जाएगा मामला, नाराज जो है वो मान जाएंगे, थोड़े अभी ज्यादा नाराज है, लेकिन ये कि नाराज को मनाने के नाराजगी कम भी हो सकती है, नाराजगी कम भी हो सकती है, हतमी रहा है वो, देयर इज नो फाइनल वर्ड इन पॉलिटिक्स। एक वक्फा लेते हैं, ये मसला है, यही मसला है, देयर इज नो फाइनल वर्ड। हर जगह यू टर्न पे यू टर्न होते हैं और ये यू टर्न की जो दास्तान है ये बड़ी पुरानी है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी खान साहब अभी लेकर आए हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, दोबारा यू टर्न लेते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, बात करते हैं कुछ अमेरिका की और सहाफ़त की और एक सहाफ़ी की जिनका नाम है जी जेनेथ बेदोया, और 25 मई 2000 को 25 मई सन 2000 को उन पर तशद्दुद किया गया था, मुबैना तौर पर उनसे जिनसी ज़्यादती की गई थी। बाद में जिन लोगों की शनाख्त हुई उनका पता तो लगा लिया गया था, लेकिन उस केस का कोई फ़ैसला आया सामने नहीं। 21 साल गुजरने के बाद एक बड़ी पैरा फ़ौजी तंजीम जो है उस पर जो है उसके मेम्बरान का उस पर नाम आया कि भाई वो जो है इसमें इन्वॉल्व थे, और फिर अब जाकर कोर्ट के फैसले आए हैं। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका में सहाफ़ी हैं पाकिस्तानी जहांगीर खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये वाक़या था क्या और क्या हुआ था उस वक्त, ये ज़रा बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा वाक़या था, लैटिन अमेरिका में इतना बड़ा वाक़या पिछली कई दिहाइयों में नहीं हुआ था। हुआ ये था कि 25 मई 2000 को बगोटा के एक प्रिजन में, जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, जहां पर के उस जमाने के जो कोलंबिया के पैरामिलिट्री फोर्सेस थी जो कि कोलंबिया की रियासत के खिलाफ लड़ रही थी, उनके एक लीडर वहां पर कैद थे और उनके इंटरव्यू का वादा किया था कोलंबिया के कुछ हुक्काम ने इन जर्नलिस्ट से, यानी जेनेथ बेदोया से। इनको कहा था कि आप यहाँ इस प्रिजन में आइए और हम आपकी मुलाकात इस लीडर से कराएंगे जिसे आप अपने अखबार के लिए इंटरव्यू कर सकते हैं। उस जमाने में वो
बगोटा से स्पेनिश लैंग्वेज के अखबार के लिए काम करती थी। जब वो वहाँ प्रिजन पहुंची तो वहाँ पर उनको मुबैना तौर पर ड्रग किया गया, यानी उनको नशावर दवाई खिलाई गई और उसके बाद फिर उनको अगवा करके प्रिजन से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उनको कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनको उनके साथ ज्यादती भी की गई और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। 2000 से लेकर आज तक यानी 21 साल तक जेनेट अपने इंसाफ के हुसूल के लिए कोलंबिया की अदालतों हर जगह दरवाजा खटखटाती रही हैं और कुछ उसका नतीजा खास नहीं निकला। फिर आखिर में वो एक लैटिन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, उससे उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात मालूम की, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कोलंबिया की रियासत को जिम्मेदार करार दिया। इस फैसले में कहा गया है कि जेनेट के साथ जो भी कुछ हुआ इसमें कोलंबिया के जो रियासती हुक्काम थे वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस थे और ये कि ऐसे अफराद को न सिर्फ सजा दी जाए बल्कि जो कोलंबिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें जो ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन के हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जाए, सेंसिटिविटी लेवल को उसके अंदर बढ़ाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और ये कि वो अफराद जो कि इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको कड़ी सजाएं दी जाएं। ये वाक़या 21 साल तक सुर्खियों में रहा और कोलंबिया में जो आज़ादी सहाफ़त की जो तहरीक गुज़श्ता कई दिहाइयों से चल रही है ये उसमें इस केस का एक बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा इसकी जगह थी और इसके इर्द गिर्द काफ़ी तहरीकें भी चली, काफ़ी ज़ोर शोर भी चला और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिसमें रिपोर्टर्स, साइंस फ्रंटियर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उन्होंने बारहा इस वाक़े की मज़म्मत की और जेनेट को इंसाफ दिलाने का तकाजा किया, मुतालबा किया। आज जब ये फैसला आ चुका है तो इस पर इस खित्ते में काफ़ी खुशी मनाई जा रही है और समझा जा रहा है कि इस खित्ते में इस फैसले के नतीजे में आज़ादी सहाफ़त पर काफ़ी मुस्बत असरात पड़ेंगे, गरचे आज भी आज़ादी सहाफ़त इस खित्ते में अच्छा खासा एक ख्वाब ही रहा है और अभी भी ख्वाब है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो सर ये बताइए कि ये फैसला आने में 21 साल क्यों लग गया, ऐसी क्या वजह थी? ये बात दुरुस्त है कि वाक़या 2000 में हुआ, फैसला 2021 में आ रहा है। 21 साल क्यों लगे इस वाक़े की तहकीकात में और फिर उसके बाद इसमें इस जो हमारे सामने जो इसका नतीजा आया है, जो फैसला आया है, इसमें इतना वक्त क्यों लगा? बड़ी वजूहात तो यह है कि कोलंबिया में जो सहाफ़ी आज़ादियों जो सहाफ़ती आज़ादी है वो एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, आज भी है। आज़ादी सहाफ़त हमेशा से हुकूमती पॉलिसियों का निशाना बनती रही है, आज भी ख्याल है कि है। आज भी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि हुकूमत सहाफ़ियों को वो स्पेस नहीं दे रही कि जहाँ पर एक आज़ाद सहाफ़त हो सके। इसीलिए इसमें ज़्यादा वक्त भी लगा। जेनेट ने जब इस इदारे यानी इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से रब्ता किया तो उस वक़्त भी कोलंबिया की हुकूमत ने इसमें काफ़ी रखना डाला और मार्च के महीने में उन्होंने इस केस का बायकॉट कर दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि जो अदालत है वो हमें पूरा मौका नहीं दे रही। और अब जब ये फैसला आ चुका है तो अब ख्याल ये है कि क्या जो इस फैसले में जो हुकूमत से तकाजा किया जा रहा है, उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो अफराद जिनको जो इसमें मुलव्वस थे इस वाक़े में उनको सज़ा दी जाए, बल्कि ऐसे अफराद को भी उनकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए, उनको एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के हवाले से। अब देखना ये होगा कि क्या ये इसके लिए हुकूमत तैयार है, क्योंकि अभी तक जो कोलंबिया की हुकूमत है वो हदफ तनकीद ही रही है। इवान ड्यूक जो इस वक्त कोलंबिया के सदर हैं, उन पर यह इल्ज़ाम बार बार लगता रहा है कि वो इस वक्त भी मुकम्मल आज़ादी सहाफ़त में यकीन नहीं रखते और वो स्पेस सहाफ़ियों को नहीं दे रहे जो कि देनी चाहिए। उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि वो सहाफ़ियों के बाकायदा उनकी जासूसी करवाते हैं और उनको हिरासा करने के लिए भी पॉलिसियाँ चला रहे हैं। इन हालात में जाहिर है कि इस फैसले का आना ये किसी कोलंबियन अदालत में भी नहीं आया, ये कोलंबिया की बाहर की अदालत का फैसला है क्योंकि कोलंबिया में अदालतों ने अभी तक इंसाफ नहीं दिया। इस केस में अब तक 3 अफराद को सजाएं हुई हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी सजाएं हैं, बाकी अफराद के बारे में काफ़ी हद तक जुर्म भी साबित हो चुका है।
ये तो बड़ी अजीब सी वैसे आपने बात की है खटक साहब के। हाँ। अभी तक सजाएं वो नहीं देते और मतलब वो रखने डालते हैं, जासूसियां करते हैं सहाफियों की। ये तो मतलब दिस इज न्यूज़ फॉर अस हियर इन पाकिस्तान। जब हम सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमेशा ये बात करते थे कि हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है, हमारे सहाफी ये कहते थे। बिल्कुल। अच्छा, अब फाइनली जहांगीर खटक साहब आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि अब जो ये फैसला आया है तो इस पर वहाँ की सहाफती तंजीमों का क्या रद्द-ए-अमल आया है और अब हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि फैसला तो आ गया है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के एक इदारे के लोगों को उन्होंने एक तरह से कॉन्विक्ट करार दे दिया है, तो अब क्या होगा? देखिए, कोलंबिया में आज़ादी सहाफ़त, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आज़ादी सहाफ़त एक बहुत बड़ा सवाल है, रहा है और शायद आने वाले वक्तों में रहे भी, क्योंकि वहाँ पर रियासती पॉलिसीज ऐसी बताई जाती हैं, ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमेशा से जो आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाले इदारों की हदफ तनकीद रही है। वजह यही है कि उन पर यही इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो प्रेस को मजल करते हैं, यानी प्रेस को हमेशा से प्रेशर में रखते हैं और अपनी मर्जी की सहाफत करवाने में यकीन रखते हैं। इस वक्त रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स का जो इंटरनेशनल एक इदारा है आज़ादी सहाफत का, उनकी जो एक इंटरनेशनल रैंकिंग है आज़ादी सहाफत के हवाले से, उसमें 180 ममालिक की फहरिस्त है ये, और उसमें इस वक्त कोलंबिया का जो नंबर है वो 134वां है। यानी आज़ादी सहाफत के एतबार से कोलंबिया दुनिया में 134वें नंबर पर है। इससे अंदाजा होता है कि क्या हालात हैं। कोलंबिया की जो फाउंडेशन फॉर प्रेस फ्रीडम है वो उसने जो जेनेट बोडेया को काफ़ी उन्होंने लीगल सर्विसेज फराहम की। उनका यह ख्याल है कि इस फैसले के नतीजे में जो कोलंबिया में आज़ादी सहाफत के लिए जो मेहनत की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, जो तहरीक चलाई जा रही है, शायद उसको नई जहत मिले और ये कि आज़ादी सहाफत वहाँ पर एक हकीकत बने। क्योंकि वहाँ पर कोलंबिया में न सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफत हमेशा से ज़ेर अताब रही है, हमेशा से उस पर प्रेशर सहाफत पर रहा है और शायद आने वाले दिनों में रहे, वहीं वहाँ पर ख़वातीन पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम के वाक़यात होते हैं। यानी जो ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं उनमें गुज़श्ता कई सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। यानी 1985 और 2016 के दरमियान कोलंबिया में 13,500 ऐसे केसेस सामने आए कि जहां पर ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हुई, उनको हिरासा किया गया। और आज भी ये वाक़यात शामिल हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। इनका ताल्लुक ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती से भी है और इनका ताल्लुक आज़ादी सहाफत से भी है। क्योंकि पहले कोलंबिया में जंग थी, उस वक्त ख्याल ये था कि जो जंगजू हैं वो भी मीडिया को निशाना बनाते हैं और हुकूमत के अलावा। लेकिन अब जबकि वहाँ पर खाना जंगी ख़त्म हो गई है तो ख्याल ये है कि शायद अब हुकूमत ही ने सारा काम अपने ज़िम्मे ले लिया है। लेकिन इस वाक़े के बाद हुकूमत पर नया प्रेशर डलेगा। कोलंबिया के सदर ने इसको बहुत ज़्यादा यानी सराहा है इस फैसले को, और उम्मीद ये की जाती है कि शायद वो इस पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त दिया आपने और बड़ा ये अहम एक मुद्दा था। हमने सोचा कि दुनिया को ये भी बताएं कि आज़ादी की सहाफ़त के मसाइल जिसके बारे में हम अपने आप को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं, हमें शौक है हमें अपने आप को कोसने का। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है और हमारा काम यही है कि हम बताते रहेंगे कि दुनिया में क्या क्या होता है। हमने ये सिलसिला शुरू कर लिया है। इंटरनेशनल दुनिया से जितनी आपके इंटरेस्ट की खबरें होंगी वो आपको कहीं और मिले ना मिले, वो आपको इधर मिलेंगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा रुपए की कदर की बात करते हैं। रुपए की कदर गिर रही है, गिरती जा रही। कदर खो देता है रोज का आना जाना वाला मुहावरा नाज़रीन में। जो डॉलर गिर गए थे या रुपए की कदर गिर गई, वो उठाने लगे हैं। लेकिन बहरहाल डॉलर जो है वो महंगे से महंगा हुआ जा रहा है। को तकरीबन 173 जो है उसको उसने क्रॉस कर लिया है। अब ये मामला ऐसा क्यों है और ये डॉलर कहाँ तक जाएगा और कैसे इसको रोका जा सकता है? अचानक डॉलर क्यों इतना जो है वो उसे पर लग गए, इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान मनी एक्सचेंज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही ज़रा हमें समझा दें, इस वक्त रुपए और डॉलर के दरमियान ये क्या अजीब हंगामा खेजी चल रही है, ये क्या लड़ाई है और ये डॉलर कहाँ तक जाएगा मजीद आपके ख्याल में? देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर का और रुपये का जो इस वक्त मसला चल रहा है, जो हमारे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं वो तो सब बेहतरीन है।
ठीक है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई है, हमारा इनवर्ट रेमिटेंसेस जो है वो ऑल टाइम हाई है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतरीन है, और हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ठीक हैं, और हमारा जो इंटरेस्ट बेस रेट है जिसका क्रेडिट टोटली स्टेट बैंक को जाता है, उन्होंने उसको बहुत अच्छा रखा हुआ है 7.25 पे, जबकि कायदा ये है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट होता है उस पर प्लस मिनिमम 2% और 3% आपका इंटरेस्ट बेस्ड रेट होता है, जो कि हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 9% है। तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो ये जो डॉलर का रेट है इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। जितने भी माशी माहिरीन हैं उन सब की राय है कि हमारे अंदाजे सारे फेल हो गए हैं। तो ये इन माशी माहिरीन के अंदाजे क्यों फेल हुए, वजह क्या बनी? सर जी, एक तो वजह जो अहम वजह जो हमें नज़र आती है वो ये है कि IMF की जो दीगर शराइत हैं उसके साथ साथ लगता है कि उन्होंने कहा है कि आपको रुपए को भी डिवैल्यू करना है, और किस हद तक करना है ये $1 मिलियन सवाल है। ये गवर्नमेंट बता सकती है उन्होंने कहाँ तक डिवैल्यू करना है, लेकिन इतना जितना ये डिवैल्यू कर चुके हैं उससे लगता है कि रुपया अब ओवर वैल्यू हो चुका है। लेकिन अगर हम थोड़े से ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखें तो वो भी ये हैं कि हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है, लेकिन ये कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। किसी महीने में इंपोर्ट बढ़ती है और किसी महीना एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अगर आप पूरे साल में ऑन एवरेज देखें तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है 20-22 बिलियन का वो वही रहता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं पूरी दुनिया में, आपके क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आपका जो है कोल के 400% प्राइस बढ़ गया है, तो वो सारा वक्ती तौर पे दबाव आ गया है हमारी इंपोर्ट पे। लेकिन उससे इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा रुपया बिल्कुल डिवैल्यू हो जाए और डॉलर हमारे सर पे चढ़ जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इक़दाम जो करने वाले हैं, और फिर ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान का एक मसला आ गया हमारे पे अचानक, उनको वो वहाँ पे जो हफ्ते के अंदर नेटो ममालिक जो 450 से 500 मिलियन डॉलर खर्च करते थे वो उन्होंने खर्च करना बंद कर दिए हैं, और वो सारा लोड पाकिस्तान पे आ गया। फिर वहाँ से जो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल था वो भी डॉलर की जो डिमांड है वो भी पाकिस्तान से पूरी हो रही है। लेकिन अगर हमारी कोई IMF के साथ कमिटमेंट नहीं है डिवैल्यूएशन की, तो इस वक्त हमको घबराने वाली बात नहीं है। सही है। तो सर ये बताएं कि ये हमारे यहाँ से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल भी होता है, और होता है तो कितना होता है? जी सर, देखिए अफ़गानिस्तान डॉलर हमेशा स्मगल होता रहा है, कि कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्मगल हो रहा है। पहले हमारा एक अंदाज़ा था कि 4 से 5 मिलियन डॉलर जाता है डेली का। इस वक्त जिसको हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि इस वक्त 15 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल होके जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि उस स्मगलिंग को रोके, और जो इस वक्त क्रैक डाउन चल रहा है वो इलीगल जो मनी चेंजर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन रखें, ना कि जो लीगल एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछला जो माली साल था उसके अंदर एक्सचेंज कंपनीज ने $4.5 बिलियन इंटर बैंक में सरेंडर किया है, विदाउट एनी कोई सपोर्ट और विदाउट एनी कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी। सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। लेकिन सर मैं दोबारा आपके पहले सवाल के जवाब की तरफ जाऊंगी, जहां आपने कहा था कि हमारे इशारिये बेहतर हो गए थे, और सब इकोनॉमिस्ट्स का भी ये मानना था, हमारे प्रोग्राम पे भी लोग ये कहते रहे हैं कि हमारे इशारिये जो हैं इकोनॉमी के बेहतर हैं। तो फिर ये अचानक क्या हुआ? क्योंकि पिछले माली साल के पहले क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में था, हमने देखा, और इस माली साल के पहले क्वार्टर में हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चले गए। देखिए जनाब, आपकी बात बिल्कुल वजह है। वो जो हमारा अकाउंट सरप्लस चला गया था उसकी मेन वजह थी कोविड, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स तो आ रही थी लेकिन इंपोर्ट हमारी नहीं हो रही थी क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी। तो वो बैलेंस वहाँ पे अगर देखें तो पाकिस्तान की फेवर में आया, और अब जो कि पिछले 8-9 माह से हमारी इंपोर्ट रुकी हुई थी उसका लोड इन 2-3 महीने में आ गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। लेकिन मैंने जैसा कि अगर आप पूरा साल देखेंगे तो ये ऑन एवरेज
हमारा ट्रेड डेफिसिट वही 1-1.5 बिलियन रहेगा, जो कि इस वक्त हमको 5.5-6 बिलियन नज़र आ रहा है। तो क्योंकि वो प्रेशर था, डेडलॉक था, इसलिए इंपोर्ट का जो हमारा बिल है वो बढ़ गया, और ख़ास तौर पे ऑयल की प्राइस बढ़ गई, एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ गई, कोल की प्राइसेस तकरीबन 400% बढ़ गई हैं। फिर उसके साथ साथ जो फ्रेट है शिपिंग लाइन्स का वो बढ़ गया, जो 1800 से $2000 होता था वो इस वक्त $5000 पर कंटेनर चला गया है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो $8000 पर कंटेनर चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में शिपिंग लाइंस तकरीबन बंद पड़ी हुई हैं, जहाज़ खड़े हुए हैं। अब वो दोबारा से जब अपने आप को रीऑपरेशनल करेंगे तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर ये चीज़ें वापस आएंगी। तो ये जो मैंने आपसे कहा पहले भी कि ये तो एक पूरे साल का हमें देखना होता है, कभी इंपोर्ट आपकी बढ़ती है, कभी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये सिर्फ हम एक क्वार्टर पे नहीं जा सकते, हमको पूरा साल देखना होगा। जैसा कि अगर हम पिछले सालों में देखेंगे तो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हाँ, ये मैं आपके तवज्जो से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो एक्सपोर्टर है उसका कोई अच्छी कारकर्दगी पिछले 60-70 साल में नहीं रही। जैसे कि वो अभी 22-24 बिलियन पे खड़ी है एक्सपोर्ट, और जो हमारी इनवर्ड रेमिटेंस है, जो हमारा मजदूर तबका है, वो $30 बिलियन पे चला गया है। जबकि हम एक्सपोर्टर्स को बे इंतहा इंसेंटिव्स देते हैं, रिबेट देते हैं। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हमको पर डॉलर उनको 30 से 35% हम उनको रिबेट और इंसेंटिव की शक्ल में देते हैं। इतना ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलने के बाद एक्सपोर्ट हमारी कम से कम $70-80 बिलियन होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज सर, बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ किताबों की और कुछ तस्वीर की, लेकिन ऐसे बात करते हैं कि इन दोनों को यकजा कर देते हैं। तो एक तस्वीरी किताब है जिसकी रोनुमाई हुई, और ये जो तस्वीरी किताब है इसमें स्पेन के हवाले से तस्वीर शामिल हैं। स्पेन की जो वॉक थ्रू स्पेन, और इसमें स्पेन की जो मुख्तलिफ मकामात हैं, लोग हैं, इस्लामिक हिस्ट्री है, इन तमाम का एक इम्तिजाज है जो कि शामिल किया गया है। और ये किताब क्या बताती है, किस ऑडियंस के लिए है, क्या सिखाएगी, क्या बताएगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो फोटोग्राफर हैं जिनकी तस्वीर इस किताब में शामिल की गई हैं, अम्मार हैदर जैदी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और महविश मौलवी साहिबा जिन्होंने इस किताब का टेक्स्ट लिखा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब लेडीज फर्स्ट से शुरू कर लें ऐसे कुछ, ताकि बॉस तो ये हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो महविश साहिबा, पहले तो इस किताब के बारे में बताइए, फिर बताइए कि आप किस किताब से कैसे एसोसिएट हुई और क्या क्या आपने इस किताब में लिखा है। तो बेसिकली ये किताब जो शुरू हुई ये अमार के ट्रिप से शुरू हुई, जिसके बारे में अमार आपको तफसील से बताएंगे। इन्होंने स्पेन की एक ट्रिप की। अब जब ये वापस आए तो मैंने इनकी फ़ोटोग्राफी देखी, तो इन्होंने कहा हमें ना इसको एक किताब की एक शक्ल देनी चाहिए। फिर आइडिया आपका था ये? तस्वीरें इनकी आइडिया आपका? नहीं, आई थिंक इट्स अ जॉइंट वेंचर। एंड अगर आप वो तस्वीरें देखें तो इट्स लिटरली अ वॉक थ्रू स्पेन। इन्होंने, क्योंकि अक्सर जो लोग जाते हैं वो बड़े बड़े शहर जाते हैं, बार्सिलोना, मैड्रिड, और ख़त्म हो जाते हैं। फुटबॉल देख लेते हैं, कोई ये वहाँ जाके टोमाटीना भी होता है वैसे। हमें क्या पता, हम कहाँ गए, मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन टोमाटीना तो सारी दुनिया जानती है, टमाटरों की लड़ाई। हाँ, वो देखा है मैंने मुख्तलिफ फिल्मों वगैरह में। इनकी जो जब मैंने फोटोग्राफी देखी, देयर वर दीस ब्यूटीफुल प्लेसेस, रिमोट जगहें, छोटे छोटे गाँव जहाँ शायद 1000 लोग भी नहीं होते। तो आई फेल इन लव विद दिस फोटोग्राफी एंड आई वाज लाइक नहीं, हमने ये करना है। एंड आई थिंक क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सएप पे तो तस्वीरें देख लेते हैं, पर जो बुक की बात होती है ना आपकी कहीं रखी हुई, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट फील। बिल्कुल सही है, ये तो है, दुरुस्त। तो ये ट्रिप क्या था, कैसे उसके अंदर फोटोग्राफी क्यों चुना ये गाँव देहात उधर के? असल में मैं कराची की स्ट्रीट फोटोग्राफी पे काम शुरू किया था। हमने कहा था इस पे बुक करेंगे, एंड आई वाज एज अ हॉबी भी करता था, प्राइवेट सेलर्स को बेच रहा था, तो सोचा कि बुक करते हैं कराची के ऊपर। अब बुक करते करते तस्वीर जो स्पेनिश एम्बेसडर हैं उनके पास, उन्होंने एक तस्वीर देखी, एंड देन वो तस्वीर कौन सी थी वैसे? मोहाटा पैलेस की थी। अच्छा, क्या बात है। एंड वो बस उनको पसंद आई तस्वीर, वी गॉट इन टच,
उनका आपको एग्जीबिशन करते हैं स्पेन में और यू शुड गो टू स्पेन एंड डू फोटोग्राफी। ठीक है, उनसे मुलाकात हुई तो प्लान बनाया, तो हमने यही डिसाइड किया कि पाकिस्तान से जनरली जो लोग जाते हैं वो बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, कॉर्डोबा जाते हैं, सेवेल चले जाते हैं, 4-5 जो मेन सिटीज़ हैं वो जाते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है वो तो हम करेंगे कवर, बट उन टाउन्स एंड विलेजेस में भी जाते हैं जहाँ जनरली पाकिस्तान से लोग कम जाते हैं। देयर इज अ लॉट मोर इन स्पेन देन जस्ट द 3-4 सिटीज़। बस वो प्लान बन गया 2019 में, वो बस शुरू हो गया। अब वहाँ पहुँच तो गए। बहुत 25 days to a month I was there, about 3। तो उस एक्सपीरियंस को आप कैसे बयान करेंगे? कोई ऐसे खास वाक़यात जो वहाँ पर आपने देखे हो, वहाँ लोगों से आपकी इंटरेक्शन हुई हो, कोई इंटरेस्टिंग वाक़यात हो? वहाँ ज़्यादा फ्रेंडली लोग, मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं फॉरेनर हूँ। अच्छा। बस कुछ जगहों पे लैंग्वेज का होता था। देखिए बड़े शहरों में तो बोल लेते लैंग्वेज, लेकिन जहाँ मैं छोटे शहरों में गया वहाँ पे कोई अंग्रेज़ी का नहीं है। जब एक जैसे बेसेलू एक जगह है, या कैस्टा फॉले डे ला रोका जिसका चैप्टर बुक में भी है, 1000 लोगों का गांव है वो मिडीवल विलेज है, पता नहीं कितने 1000 साल पुराना है। अब वहाँ कोई बंदा, एक तो बंदे इंसान ही कम नजर है ना। तो वो आपसे पूछते नहीं थे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब वो उनको वैसे तो टूरिस्ट आते रहते। हाँ वो, लेकिन पता है इतनी फोटोग्राफी फ्रेंडली कंट्री है। अच्छा। मैं एक जगह पे तस्वीर खींच रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग थी। अब वो मुझे अच्छी लगी, मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, लोकल आया, मैंने उससे जो भी टूटी फूटी इशारों की ज़बान में, इशारों के ज़माने से करके उसे पूछती बिल्डिंग है क्या? कहता है आई थिंक ये एयरफोर्स म्यूजियम है या उनकी कोई बिल्डिंग है। मैंने कहा कैमरा तो मैं नीचे करूँ, यहाँ पर लिखा होगा फोटोग्राफी बनाए। नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं रोकता मुझे, कहीं नहीं रोका उन्होंने। फोटोग्राफी वेरी फोटोग्राफी। बसों में भी आपने काफ़ी सफ़र किया? मैंने बेसिकली एक शहर से दूसरे शहर का जो होता था वो बस या ट्रेन में होता था। विद इन द सिटी सुबह 8:30 बजे निकलता था और रात 4 बजे सुबह वापस 4 बजे वापस आता था। 90% वॉक करता था। अच्छा। बस जब बिल्कुल गिरने वाला होता था तो मैं ऊबर बुला लेता था या टैक्सी बुला के बोलता था होटल या एयरबीएनबी तक छोड़ दो, बिकॉज वो वॉक करने में ना, एंड गूगल मैप्स नहीं यूज करते थे। अच्छा। जो मेन जगह लोगों से इंटरेक्शन भी होती रहे, जो मेन जगह थी वो मार्क कर ली थी। बस उसके बाद गूगल मैप ऑफ कर दिया और घूम रहे, पता ही नहीं किधर जाने। तो वो बस में क्या वाकया पेश आया था? वो बस में बता दे बस से बाहर हो गए? नहीं, बस से बाहर नहीं होता। बस से बाहर नहीं, शायद पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में होते तो हो जाते। वो बड़े फ्रेंडली थे, इज्जत रहेगी। वो मैं ग्रेनाडा जा रहा था, आई थिंक मालागा से। मैं इतना थक गया था कि मैं बस में सामान रख के बैठा हूँ, बैठते ही सो गया हूँ। बिकॉज मेरा टोटल ट्रिप में जो स्लीप टाइम होता था वो बस या ट्रेन में होता था। सही है। अपना होटल में या जहाँ हॉस्टल में ठहरा होता था वहाँ 2-3 घंटे सो रहा होता था, फिर सुबह निकल जाता था। ठीक। अब वो मैं सो गया, मुझे कुछ पता नहीं कौन आ रहा है जा रहा है। तो ग्रेनाडा से पहले ही एक स्टॉप था, वहाँ बस रुकी, तो मैं एकदम से उठा। मैं किस खातून के शोल्डर पे सर रख के सो, बराबर में बैठी हुई थी खातून, बराबर, मुझे होश ही नहीं ना। कुछ उसके कंधे पे सर रख के आपने सॉरी क्या ख्वाब देख ली? मुझे पता नहीं अंग्रेजी आती नहीं आती, मैं अपने हिसाब से माफी मांगी। कहती है आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड। I said yes, do I look very tired? I'm really sorry। कहती है the whole bus आपकी स्नोरिंग सुन रही थी। सब हंस रहे थे। मैंने बोला क्या एम्बैरेसमेंट है। बट मज़े की बात ये थी कि जब हम उतरे ग्रेनाडा में, उसने मुझे बता दिया कि किधर जाना है, कोई इशूज हैं बता देना, एवरीथिंग। इतने फ्रेंडली लोग थे। तो आप क्या क्या चीज़ कैरी कर रहे थे वहाँ पर पैदल जब आप चल रहे होते थे? मेरे पास 5-6 किलो का बैकपैक था। उसमें क्या क्या था? उसमें पानी की बोतलें थी, लेंसेज थे और कैमरे तो हाथ में होते थे दोनों। बस यही सामान होता था, जैकेट होती थी। जो इस किताब में जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो क्या है? क्या वो उन तस्वीर को डिफाइन करता है या स्पेन के बारे में या उसकी सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन? तमाम चीज़ों के बारे में। तो स्पेन के बारे में है, उन तस्वीर के बारे में भी है, और हमने काफ़ी फोकस दिया है इस्लामिक हिस्ट्री को। अगर ये बुक का नाम हमने इस्लामिक हिस्ट्री एंड बियॉन्ड ही है, क्योंकि हम अक्सर जो हमारी तारीख़ है उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। और स्पेन जो था एक ज़माने में, इट वाज़ अ वेरी मुस्लिम डोमिनेटेड एंड मुस्लिम रन कंट्री। वहाँ मतलब बहुत हमारा एक तारीख़ी पस मंज़र रहा है, तो हम चाहते थे कि हम उसको भी हाईलाइट करें।
क्योंकि आप भी ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र हैं और हम भी एक मतलब इस्लाम को अक्सर लोग देखना चाहते हैं कि हमारी क्या हिस्ट्री रही है। कौन कौन सी ऐसी इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो उसके अंदर हाइलाइट्स हैं जो हमें इस किताब में नज़र आएंगी? जैसे वो कोर्डोबा है, मॉस्क ऑफ कोर्डोबा जिसके अलामा इकबाल ने बहुत तारीफ की है और उन पे नज़म भी लिखी है, और आखिरी मुसलमान थे जिनको स्पेशली परमिशन मिल गई। हाँ, उसके बाद फिर तो नज़म हमने लिखी है किताब में। अच्छा, वहाँ पता है अभी भी आज भी कोर्डोबा है और उसके साथ मस्जिद के साथ बिल्कुल जो है चर्च जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साथ साथ बराबर। मतलब आप एक कदम इधर तो चर्च, एक कदम उधर तो मस्जिद, और जितनी इंटरफेथ हार्मनी है आई थिंक इट्स मतलब एक काबिल तारीफ है। अच्छा, आप तो वहाँ पे गए जी, आप भी गई हैं? मैं गई हूँ पहले। अच्छा, आप गई हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों का किसी जगह पे कोई डिसएग्रीमेंट भी हुआ? इन्होंने तस्वीर ऐसी खींची हुई है और ये चाह रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका टेक्स्ट इस किस्म का, और आप कहें नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगी। नहीं, एक्चुअली अमार अपनी सेपरेट ट्रिप पे गए थे, मैं जब गई थी मैं तो खैर फैमिली के साथ गई थी, बट आई थिंक कभी इस तरह का डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब वो मेरा हम लोगों का इस तरह होता था, तस्वीर जब हमें सेलेक्ट भी कर रहे थे हम लोग, मेरे लिए बहुत मुश्किल था सेलेक्ट करना, मुझे तो हाउ मेनी फोटोज इन टोटल इन द बुक? आई थिंक देयर अबाउट 200 300। और वैसे आपने खींची कितनी है? बहुत सारी, 6-7 बहुत सारी, उन सब पे बैठ के, क्योंकि अमार को सारी पसंद आती है। मतलब अमार सारी बुक में नहीं डाल सकते, बहुत सारी इन्होंने कम करा दी, वरना ये बुक उठा भी नहीं सकती। अभी भी वो आई थिंक 3-3.5 किलो की बुक है। तो आप दोनों की टीम कैसे बनी? बेसिकली मेरे वालिद इनके भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो अमार जब उनका इनके भाई ने कहा कि वो अमार फोटोग्राफी करके लाए, आपने देखनी ज़रूर है, तो उन्होंने अक्सर मेरे कॉलम्स वगैरह पढ़े थे। हाँ। तो उन्होंने कहा आप अमार के साथ मिलके ये लिखें, अब आपने लिख के देनी है। तो मैंने कहा ओके बस फिर टीम बन गई। तो मैं बोला अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर इन्होंने बोला नहीं करना है। सही है। आधी तस्वीरों का अप्रूवल इधर से नहीं लगनी है वाली, वरना आपको पता है किताब जो है ना इतनी बड़ी होनी थी, वाकई एनसाइक्लोपीडिया बनना था वो। क्या करें, बिकॉज़ जब हम वापस 2019 अक्टूबर में ट्रिप हुआ था, वापस जब आए थे तो नवंबर में इस्लामाबाद आर्ट फेस्टिवल था, तो वहाँ एग्जीबिशन, फिर उसके बाद कराची में सोलो एग्जीबिशन कैनवस आर्ट गैलरी में हुआ था, जिसमें एग्जीबिशन के बाद मुझे प्रिंस निकोलस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा। टू, वो खुद बड़े फोटोग्राफर भी हैं। अब वो प्रिंस ने बोला कि आप आए, और एक महीने बाद कोविड हो गया, सारी दुनिया बंद हो गई, तो मैंने कहा वो ग्रीस का ट्रिप पता नहीं कब होना है। ये तो बड़ा गलत। तो अगला आप लोगों का जो पाइपलाइन में है वो ग्रीस है? पता नहीं, देखें क्या होता है। लेकिन वैसे माइंड में है कि इसको दोबारा करना है? माइंड में तो बहुत सारी जगह नहीं, मतलब इसको दोबारा करना है या समथिंग डिफरेंट? आइडिया इज टू राइट एज मेनी ट्रैवल बुक्स एज पॉसिबल, बिकॉज जैसे कल आपने बोला कि ये बड़ा एक अच्छा तरीका है कि टू इंटर पीपल टू पीपल कनेक्शन, इससे बड़ी रिलेशनशिप्स बनती है, और वर्ल्ड पीस के लिए मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी है। तो बड़ा जबरदस्त आइडिया वाकई। हम तो अच्छा, इसमें सिर्फ जगह है या फूड वगैरह और कल्चर भी है? फूड नहीं है, फूड नहीं है, स्ट्रीट फोटोग्राफी है, आर्किटेक्चर है, एंड ऑर्डिनरी लाइफ है आई थिंक। क्योंकि एक होता है ना सिर्फ आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मगर एक मुल्क होता है इसकी जैसे पर्सनालिटी होती है। जैसे पाकिस्तान की पर्सनालिटी लोग इग्नोर कर देते हैं, बाहर से आते हैं तो उनको झोपड़ी जाना होता है, गुर्बत, उनको स्लम्स देखने होते हैं, उनको नहीं देखनी हमारा सेंटोरस बना हुआ है, उनको नहीं देखना प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, उनको उधर ही जाना है भाई, जहाँ वो बच्चे की वो मतलब ठीक है बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे की, यार अमीरों के बच्चों की भी नाक बह रही होती है कभी कभी, सिर्फ गरीब के बच्चे की नाक नहीं बहती। दोपहर में कैफे में बैठे हुए, हैविंग देयर फूड, मैं थक के एक दिन बैठा, मैंने लंच करा थोड़ा सा, एंड देन मेरे से पहले कुछ लोग बैठे थे, मैं गया लंच थोड़ा करा, जल्दी जल्दी करके निकल गया, चक्कर वक्कर लगा कर, मैं कहा अभी भी लंच पे बैठे, ये काम वाम का, इनका लंच होता है 2 से बिल्कुल हमारी तरह। अच्छा, लंच ब्रेक है 2 घंटे का, जबरदस्त, मतलब तो मैं ये सही है, चल रहे बिल्कुल गोरा वर्जन है पाकिस्तान। इन तस्वीरों में ना आपको ऐसा लगेगा यू कैन सी लाइफ इन स्पेन, नॉट जस्ट के बड़ी बड़ी मशहूर 3-4 इमारतें, यू विल सी के व्हाट इज स्पेन में, मतलब रहना कैसे है, लोग कैसे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। कोशिश इस तरह करिए कि एक जर्नी थ्रू हो के व्हेन यू गोइंग थ्रू द बुक आपको फील हो कि आपने जर्नी करी है कि। तो फाइनली जो आपकी तस्वीर और आपकी किताब जो है वो लोग अगर देखना चाहें इंटरनेट पर डिजिटली, तो वो आपकी कोई वेबसाइट हो या कुछ ऐसा हो? इंस्टाग्राम पे सारा चलता है, बस फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, तस्वीर देखें। अमार एच ज़ैदी, सही स्पेल आउट कर दो, AMMAR H ज़ैदी, ZEIDI, AMMAR ज़ैदी, इनको आप फॉलो करें, देखें, इंस्टाग्राम पे चलता है आजकल। जबरदस्त। और भावेश, आपको कोई चैलेंजेस व्हाइल राइटिंग द बुक फेस हुए, कोई मुश्किलें? नॉट रियली।
Not really. I think it was a smooth sailing. I think it was fun. मज़ा आया. एंड अब होपफुली क्योंकि ट्रैवल की तरफ इनका रुझान है, बट क्योंकि ट्रैवल अब नहीं हो सका, वे इंशाल्लाह वर्किंग ऑन अनदर वन दैट्स मोर पाकिस्तान रिलेटेड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इमोशनल भी है काफी, उस पे मेरा ज्यादा काम चल रहा है. जब वो होगी तो फिर आपको बुलाएंगे और बात करेंगे उस किताब पर. फाइनली बहुत सारे फोटोग्राफर्स देख रहे होंगे, कोई एक टिप ऐसी जो आप उनको देना चाहें कि भाई अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए ये बुनियादी चीज़ें ये ज़रूर ख्याल रखो उसका. मैं इतना तो खैर क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं तो विद फ्रेंड्स गूगल एंड यूट्यूब से सीखता हूँ. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. बस जस्ट की फॉलोइंग ए ड्रीम एंड प्रैक्टिसिंग एंड आस्क. मतलब कोई बड़ा फोटोग्राफर आता है, अगर वो क्रिटिसाइज करता है उससे पूछ लें. मैं तो पूछ, जहाँ मैं फंसता हूँ, जैसे बार्सिलोना में मेरा एक बड़ा अच्छा फोटोग्राफर दोस्त है, लंदन में रहता है, ही स्पेशली फ्लू टू बार्सिलोना. उसने कहा 1-2 दिन में आ जाता हूँ जस्ट टू हेल्प यू आउट. मेरा कराची से एक दोस्त है अमान, वो स्पेशली आया, वो फिल्म मेकर है, तो वो आया वहाँ पे. उसने बोला 1-2 दिन के लिए जस्ट टू हेल्प मी. तो मैंने पूछ लिया, मुझे कोई शर्म ही नहीं. दैट्स हाउ यू लर्न. वो ईगो के बस मुझे सब आता है. यू आर ऑलवेज लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. और आपकी जो सारी फोटोग्राफी की जो तालीम थी वो सब आपने जो है वो खुद सेल्फ टॉट एंड फ्रेंड्स उनसे पूछता रहता हूँ, आज भी पूछता रहता हूँ. क्या बात है. तो लोग ये अज्यूम करते हैं भाई फोटोग्राफी में डिग्री ली है या कोर्सेज किए, ये वो सारी चीजें करना चाहिए. अगर अपॉर्चुनिटी है तो करना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली बहुत चीजें पता लग जाती है. बिल्कुल सही. जब मैं टेक्निकली फंस जाता हूँ तो मुझे फोन करके पूछना पड़ता है. इफ अगर किसी ने क्वालिफाई किया हुआ है उसके ऊपर, तो वो यू कैन नो व्हाट वो गाइड कर सकता है आपको. सो मैं पूछ लेता हूँ. इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही है. माविश, आप फाइनली क्या टिप देंगी जो लोग इस साइट पे आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं? आई थिंक दिल से लिखें, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढते हैं इंग्लिश के. दिल से कुछ चीजें लिखी थी, वो फिर वो जो जिनको दी उन्होंने कहा भाई ये नहीं ऐसे ना करो. आप ना दिया करें ना. आप उनमें अलग से बात करें. इस पर अलग से बड़े मसले मसाइल, स्पेन से लेके पाकिस्तान तक बड़े मसले बात कर लेते हैं इसमें. दिल से लिखें. लेकिन आई थिंक दिल से लिखें. कहते हैं स्पीक योर हार्ट. तो बस स्पीक योर हार्ट, बिकॉज अक्सर ना लोग टेक्निकलिटीज में फंस जाते हैं कि हम बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढेंगे, मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे. आई थिंक यही फोटोग्राफी में भी जरूरी नहीं है. जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट जेन्युइन, कीप इट रियल. दिल से फोटोग्राफी भी दिल से करें, जो अच्छा लग रहा है करें. जबरदस्त. बाकी फिर अल्लाह मालिक. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का. दिया आपने. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक द बुक. इंशाल्लाह जी, ये जो बुक है ये भी हमने लोगों तक पहुंचा दी, और जो आपकी अगली जो वेंचर्स हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है. और फिर आखिर में जो आखिरी किताब आएगी नाज़रीन, उसमें आपको हमारी भी 2 तस्वीरें एंड पे मिलेंगी. उसकी डिस्क्रिप्शन माविश क्या लिखेंगी हम माविश में छोड़ देंगे. कोई सेंसरशिप कुछ नहीं करेंगे, जो लिखना चाहे वो लिखे. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज.